उत्तराखंड को लेकर बहुत बड़े खतरे में है उत्तराखंड। वहां रिसर्च कर रहे सरकारी संस्थान एनजीआरआई यानी नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट के चीफ साइंटिस्ट ने चेतावनी दी है कि उत्तराखंड में तुर्की से भी ज्यादा ताकतवर भूकंप कभी भी आ सकता है। भूकंप इतना ताकतवर होगा कि रिक्टर स्केल पर 8 या फिर उससे भी ज्यादा की तीव्रता को पार कर जाएगा, जबकि तुर्की में 6 फरवरी को जो भूकंप आया था उसकी तीव्रता 7.8 थी। उसी की वजह से वहां अब तक 40,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। अब खुद अंदाजा लगाइए कि अगर तुर्की में आए भूकंप से भी तगड़ा भूकंप उत्तराखंड में आ गया तो क्या होगा। हिमालय के इलाके में होने की वजह से उत्तराखंड पर भूकंप आने का खतरा हमेशा रहता है, ये हम सब जानते हैं, लेकिन रिक्टर स्केल पर 8 की तीव्रता के भूकंप की चेतावनी ने सबके होश उड़ा दिए हैं। और हो सकता है कि प्रकृति उत्तराखंड को अब अपना वो रूप दिखाए कि उसकी बलि ही चढ़ जाए। हैदराबाद में मौजूद एनजीआरआई यानी नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट का कहना है कि उत्तराखंड में जमीन के अंदर इतनी उथल पुथल मची है कि अब वहां बेहद ताकतवर भूकंप आने से कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। बस नुकसान कम से कम हो, सिर्फ उसके लिए ही तैयारी की जा सकती है। एनजीआरआई उत्तराखंड की लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है, वहां आने वाले भूकंपों और जमीन खिसकने की घटनाओं पर वो नजर रख रहा है। इस आधार पर एनजीआरआई का अनुमान है कि उत्तराखंड में आने वाला भूकंप इतनी लाशें बिछाएगा कि तुर्की का 7.8 की तीव्रता का भूकंप भी पीछे छूट जाएगा, क्योंकि खतरा सिर्फ उत्तराखंड में रहने वाले लोगों को ही नहीं होगा। 2 महीने बाद ही 4 धाम यात्रा शुरू होनी है, जिसके लिए देश भर से लाखों लोग उत्तराखंड पहुंचेंगे। और अगर उस दौरान उत्तराखंड में धरती कांपी तो तुर्की का रिकॉर्ड भी टूट जाएगा। इसकी वजह यह है कि एनजीआरआई की स्टडी पर नजर रख रहे चीफ साइंटिस्ट ने बताया कि हिमाचल प्रदेश और पश्चिमी नेपाल के बीच में जो इलाका है वो सीस्मिक गैप है। मतलब यह कि उत्तराखंड में 200 साल से भी ज्यादा वक्त से 8 की तीव्रता का बड़ा भूकंप नहीं आया है, मगर भारतीय टेक्टोनिक प्लेट लगातार चल रही है और इसलिए जमीन के अंदर हलचल बनी हुई है। उस हलचल की वजह से उत्तराखंड के इलाके में धरती के भीतर जबरदस्त दबाव बन चुका है। अब 200 साल से जमा वो दबाव कितने वक्त तक धरती के अंदर अंदर रह पाएगा, वो देर सवेर बाहर तो निकलेगा ही। और बाहर कैसे निकलेगा, तो उसका एक ही रास्ता है, भूकंप, वो भी 8 की तीव्रता का भूकंप। इसीलिए माना गया है कि उत्तराखंड और पश्चिम नेपाल के जो एरियाज हैं उसमें वहां पर जो है एक ग्रेट अर्थक्वेक होने की संभावना है। और ग्रेट अर्थक्वेक का मतलब है रिक्टर स्केल पर 8 या उससे ज्यादा की तीव्रता का भूकंप। अगर इतना ताकतवर भूकंप आया तो नक्शे से उत्तराखंड का नामो निशान भी मिट सकता है। क्योंकि तुर्की में 7.8 की तीव्रता के भूकंप ने क्या तांडव किया वो सबके सामने है। वो ग्रेट अर्थक्वेक भी नहीं था, लेकिन फिर भी वहां 40,000 से ज्यादा लोग मारे गए। और उसके आगे उत्तराखंड की भौगोलिक स्थिति तो बेहद संवेदनशील है। वो आए दिन प्रकृति की मार भी झेलता ही रहता है। वहां कभी जमीन खिसकती है तो कभी बादल फटता है और कभी बाढ़ आ जाती है। लेकिन अगर उत्तराखंड में 8 की तीव्रता का भूकंप आया तो फिर उसका भगवान ही मालिक है, क्योंकि आज से 32 साल पहले 1991 में उत्तरकाशी में भूकंप आया था। तब उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का ही हिस्सा था। रिक्टर स्केल पर उस भूकंप की तीव्रता 6.8 थी, जिसने 768 लोगों की जान ले ली थी और 5,066 लोग घायल हो गए थे। उस भूकंप की वजह से 20,000 से ज्यादा मकान मलबे में बदल गए थे और भूकंप के झटके आज के पूरे उत्तराखंड में महसूस हुए। यानी जब 6.8 की तीव्रता के भूकंप में ही उत्तराखंड दहल उठा था तो रिक्टर स्केल पर 8 की तीव्रता तो वो शायद झेल ही ना पाए। क्योंकि एक बात यह भी है कि उत्तराखंड की मिट्टी की पकड़ कमजोर है और कमजोर पकड़ वाली मिट्टी में भूकंप की तरंगें ट्रैप हो जाती हैं। इससे वो मिट्टी के अंदर ही लगातार ऊपर नीचे या दाएं बाएं मूव होती रहती हैं। नतीजा यह होता है कि भूकंप की तरंगें 2 से 3 गुना तक बढ़ जाती हैं। मतलब भूकंप का असर और बढ़ जाता है। भूकंप की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। तो उत्तराखंड में तुर्की जैसा भूकंप किस तारीख को और कितने बजे आएगा ये तो वैज्ञानिक भी नहीं बता सकते। क्या पता कल ही कोई बुरी खबर सुनने को मिल जाए या फिर कई साल लग जाए। लेकिन ये तो तय है कि अगर ऐसा हुआ तो उत्तराखंड की तस्वीर तुर्की से भी दर्दनाक और डरावनी होगी। एलएसी पर अपनी ताकत बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को मंजूरी दे दी। इस प्रोग्राम के तहत बॉर्डर के पास बसे गांवों के बुनियादी ढांचे को मजबूत किया जाएगा, ताकि वक्त पड़ने पर वो सभी गांव चीन से निपटने में अहम भूमिका निभा सकें। सरकार की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक चीन सीमा के पास भारत के गांवों में बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए इस वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम की शुरुआत की गई है। इसमें लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के कुल 19 जिलों के करीब 3,000 गांवों में बुनियादी ढांचे को मजबूत किया जाएगा। इसके लिए 4800 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा पर्यटन केंद्र बनाने के साथ साथ दूरदर्शन और शिक्षा संबंधी चैनलों की सीधी सुविधा भी उन गांवों तक पहुंचाई जाएगी। उधर पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि दक्षिण चीन सागर में चीन और अमेरिका के युद्धपोत पहली बार आमने सामने आ गए। हालात ऐसे बन गए जैसे कुछ ही देर में समंदर में दोनों देशों की सेनाएं एक दूसरे पर टूट पड़ेंगी। क्योंकि चीन और अमेरिका के युद्धपोत कई घंटों तक एक दूसरे के सामने खड़े रहे। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक यह घटना 16 फरवरी की है।
चीन की तरफ से इसका एक वीडियो भी जारी किया गया, जिसमें उसके एक युद्धपोत से J-15 लड़ाकू विमान उड़ान भरते और उस पर उतरते दिखाई दिए। चीन का आरोप है कि अमेरिका का युद्धपोत चीन की सीमा में दाखिल होने की कोशिश में जुटा था, जिसे रोकने के लिए उसने अपने युद्धपोत को समंदर में उसके सामने खड़ा कर दिया। उस दौरान चीन ने अमेरिकी युद्धपोत को कई बार पीछे हटने की चेतावनी भी दी और ये साफ कर दिया कि अगर उसने चीन की सीमा में दाखिल होने की कोशिश की तो उस पर हमला कर दिया जाएगा। चीन ने यह भी आरोप लगाया कि उसकी धमकियों का अमेरिकी युद्धपोत पर कोई असर नहीं हुआ, जिसके बाद उसने एक के बाद एक कई लड़ाकू विमान आसमान में उड़ाए, जिसका असर यह हुआ कि कुछ घंटों बाद अमेरिकी युद्धपोत वहां से लौट गया। हालांकि इससे पहले भी चीन और अमेरिकी नौसेना दक्षिण चीन सागर में कई बार आमने सामने आ चुकी हैं। लेकिन यह पहला मौका है जब दोनों देशों के एयरक्राफ्ट कैरियर एक दूसरे के आमने सामने खड़े हो गए थे। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि कई घंटों तक विश्व की दो महाशक्तियां समंदर में एक दूसरे को आंखें दिखाती रहीं। हालांकि बाद में दोनों अपनी अपनी जगह से पीछे हट गए, जिससे जंग होते होते रह गई। इधर दिल्ली समेत कई राज्यों में मौजूद पैकेजिंग कंपनी यूफ्लेक्स के ठिकानों पर इनकम टैक्स विभाग ने छापे मारे, जिनसे दिल्ली, नोएडा और देश के बाकी राज्यों में मौजूद यूफ्लेक्स के करीब 64 ठिकानों पर हड़कंप मच गया। आयकर विभाग ने कंपनी पर हवाला कारोबार और क्रिप्टो करेंसी के जरिए बड़ी रकम चीन भेजने का आरोप लगाया। इसके अलावा यूफ्लेक्स पर लेन देन में गड़बड़ी का भी आरोप लगा, जिसकी जांच के लिए देश भर में यूफ्लेक्स ग्रुप के ठिकानों पर दबिश दी गई। इस बीच तुर्की और सीरिया की धरती भूकंप के झटकों से फिर दहल उठी। एक रात पहले आए इन झटकों की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 6.4 मापी गई। भूकंप के झटके इतने तगड़े थे कि जॉर्डन, इराक, लेबनान, इजराइल और मिस्र तक महसूस किए गए। क्योंकि भूकंप का केंद्र दक्षिणी तुर्की के हतय प्रांत का डेफने शहर रहा, इसी वजह से सबसे ज्यादा तबाही हतय में मची। वहां जर्जर हो चुकी कुछ इमारतें ढह गईं, जिसकी कुछ तस्वीरें भी सामने आई, जिनमें एक इमारत के गिरने के बाद वहां से सिर्फ धूल उठती दिखाई दी, वो भी इतनी बड़ी मात्रा में कि कुछ दूर तक सब कुछ दिखना बंद हो गया। इन हालात में वहां चीख पुकार मच गई। उस इमारत के गिरने के बाद लोग डरे सहमे इधर उधर घूमते नजर आए। अंधेरा होने के कारण वहां आसपास मौजूद चीजों को भी देखने में दिक्कत हो रही थी। ऐसे में कुछ लोगों ने टॉर्च निकाल ली, कुछ ने तो उनके साथ घटी इस घटना के बारे में फोन पर अपने करीबियों को बताया। खबर है कि कंगाली की वजह से पाकिस्तान में बैठे आतंकी अब आपस में ही लड़ रहे हैं। पाकिस्तान में बैठे आतंकी बशीर मीर की इस्लामाबाद में मौत की खबर आई। बशीर मीर हिजबुल मुजाहिदीन का कमांडर था, जो कश्मीर में आतंकवादियों को भेजता था और कश्मीर में हिजबुल मुजाहिदीन के हर ऑपरेशन में बड़ी भूमिका निभाता था। जम्मू कश्मीर से लगने वाली पाकिस्तान की सीमा के पास आतंकियों के कैंप लगाने में भी बशीर मीर का हाथ रहता था। बशीर मीर को किसने मारा ये साफ नहीं हुआ, लेकिन खबर है कि इस्लामाबाद के पास उस पर कुछ लोगों ने हमला किया, जिसमें उसकी जान चली गई। मतलब ये कि हिजबुल मुजाहिदीन का एक खूंखार आतंकी, जिसे ISI सुरक्षा देती थी, उसकी इस्लामाबाद में ही हत्या कर दी गई। माना जा रहा है कि आतंकी संगठनों का कश्मीर में चल रहा नेटवर्क बशीर की मौत से कमजोर हो जाएगा। लेकिन बशीर अकेला ऐसा आतंकी नहीं है जिसकी इस तरह से मौत हो गई हो, बल्कि इससे पहले जहूर मिस्त्री की मौत की खबर भी आई थी, जिसकी कुछ इसी तरह कुछ हमलावरों ने हत्या कर दी। जहूर मिस्त्री भी भारत के मोस्ट वांटेड आतंकियों की लिस्ट में था, बल्कि उसकी तलाश तो भारतीय एजेंसियां दशकों से कर रही थी। क्योंकि 1999 में IC-814 को हाईजैक करने वाले 5 आतंकियों में जहूर मिस्त्री भी शामिल था। पाकिस्तान में इन खूंखार आतंकियों की खिदमत का काम वहां की सेना और ISI मिलकर करती है, लेकिन कंगाली की वजह से हवा का रुख बदलने की खबर है कि कंगाल पाकिस्तान अब अपनी पाई का हिसाब रखने लगा है। इसीलिए आतंकियों की फंडिंग कुछ महीनों से बंद है। न तो उन्हें हथियार खरीदने के लिए फंडिंग मिल रही है और न ही पेट भरने को पैसा मिल रहा है। इसीलिए छोटे बड़े आतंकी संगठनों का सहारा केवल मस्जिदों से मिलने वाला चंदा है। यही वजह है कि छोटे छोटे फंड पर बड़े बड़े आतंकी कुत्ते बिल्ली की तरह झगड़ रहे हैं। पहले जहूर मिस्त्री और अब बशीर मीर की मौत को भी इसी से जोड़कर देखा जा रहा है। इधर दिल्ली के मॉडल टाउन इलाके में के एक बैंक के अंदर दिन दहाड़े फायरिंग से लोगों में दहशत फैल गई। बताया गया कि दिन के वक्त करीब 2:30 बजे गोली चलाने वाला आरोपी बैंक के अंदर पहुंचा और आरोप है कि कैश काउंटर के पास पहुंचकर उसने पिस्तौल निकालकर हवा में गोलियां चला दी। हालांकि तुरंत ही पुलिस को घटना की खबर दी गई और पुलिस ने बैंक में पहुंचकर आरोपी को पकड़ लिया। 5 राउंड फायर किए उसने। पुलिस ने ये जानकारी भी दी कि आरोपी के पास से पिस्तौल के अलावा 7 गोलियां बरामद की गई। इस बीच गैंगस्टर और आतंकी गठजोड़ के खिलाफ NIA ने देश के 8 राज्यों में छापेमारी की। बताया गया कि लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गों से पूछताछ के आधार पर NIA ने छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया और देश के 8 राज्यों में 70 से ज्यादा जगह पर छापेमारी की कार्रवाई की। उन्होंने लॉरेंस बिश्नोई के अलावा नीरज बवाना और काला जठेड़ी गैंग के ठिकानों पर भी दबिश दी। पिछले 6 महीनों में गैंगस्टर और आतंकी गठजोड़ के खिलाफ NIA की ये तीसरी बड़ी छापेमारी बताई गई। चंद सस्ती ख्वाहिशों पर सब लुटाकर मर गईं। चंद सस्ती ख्वाहिशों पर सब लुटाकर मर गईं, नेकियां खुदगर्जियों के पास आकर मर गईं। सौबात की एक बात कही चिराग ने, वो लम्हा जब झूठ की महफिल में सच दाखिल हुआ, साजिशें उस एक पल में हड़बड़ाकर मर गई।
बीच खबर है कि एक ऑयल टैंकर पर हमले के बाद इजराइल और ईरान में तनाव और ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि इजराइल ने उसके ऑयल टैंकर पर हमले के लिए सीधे तौर पर ईरान को जिम्मेदार ठहरा दिया, जिसके बाद दोनों देश फिर आमने सामने आ गए। बताया गया कि 10 फरवरी को अरब सागर में इजराइल के एक ऑयल टैंकर पर ड्रोन से हमला किया गया था। हालांकि इस हमले में ऑयल टैंकर को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा था, लेकिन खबर है कि इसी के बाद दोनों देशों के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया। हालांकि इजराइल के मीडिया के मुताबिक ईरान ने ऑयल टैंकर पर हमले के आरोप को सिरे से खारिज कर दिया, लेकिन ये पहला मौका नहीं है जब इजराइल के किसी ऑयल टैंकर को ड्रोन से निशाना बनाया गया हो। इससे पहले भी कई बार इजराइल ईरान पर उसके ऑयल टैंकरों को निशाना बनाने का आरोप लगाता रहा है। उधर तालिबान सरकार ने अफगानिस्तान में गर्भ निरोधकों की बिक्री पर बैन लगा दिया। तालिबान के मुताबिक इनके जरिए मुस्लिम आबादी को कंट्रोल करने की साजिश रची जा रही थी, और इसका आरोप उन्होंने पश्चिमी देशों पर लगाया, जिसके बाद तालिबान सरकार के आदेश पर अफगानिस्तान के 2 प्रांतों में गर्भ निरोधक बेचने पर पाबंदी लगा दी गई। वहां के कई दुकानदारों ने इल्जाम लगाया कि इसके लिए कई हथियारबंद लड़ाकों ने न सिर्फ दुकानों की तलाशी ली, बल्कि उन्हें बंदूक की नोक पर धमका कर भी गए और घर घर जाकर इन्हें महिलाओं को इस्तेमाल ना करने की सख्त हिदायत दी गई, क्योंकि तालिबान का मानना है कि पश्चिमी देश मुसलमानों की आबादी को बढ़ने से रोकना चाहते हैं, और उनकी इसी साजिश को नाकाम करने के लिए सरकार ने ये फैसला लिया, जिसके तहत लोगों को ये चेतावनी भी दी जा रही है कि गर्भ निरोधकों का इस्तेमाल करने या उनको इस्तेमाल करने के लिए उकसाने वाले को बुरा अंजाम भुगतना पड़ सकता है। हालांकि ये फैसला मार्च की 1 तारीख से लागू होगा, लेकिन तालिबान का खौफ ऐसा है कि वहां अभी से इनकी बिक्री बंद कर दी गई। इधर झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्रालय में चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम के कई ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में रांची समेत देश भर के 24 ठिकानों पर छापा पड़ा, जिसमें झारखंड, बिहार और हरियाणा से लेकर दिल्ली तक एक साथ छापा मारा गया। इस दौरान ईडी की टीम ने कई प्रॉपर्टी के कागजात और बैंक स्टेटमेंट को कब्जे में लिया। बताया गया कि इंजीनियर वीरेंद्र राम का कई बड़े नेताओं से भी संबंध है। इस बीच पटना में एक पुल के निर्माण के दौरान उसका एक हिस्सा टूटकर गिर गया। इस हादसे में 3 मजदूर घायल हो गए, जिनकी हालत गंभीर बताई गई। बताया गया कि पटना की सोन नदी पर बन रहे पुल का एक हिस्सा अचानक टूटकर गिर गया, जिसकी चपेट में वहां काम कर रहे 3 मजदूर आ गए। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विवादास्पद बयान देने वाले कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा के खिलाफ प्रदर्शन तेज हो गया। इसके साथ ही पवन खेड़ा के खिलाफ यूपी के कई शहरों में केस भी दर्ज किया गया, और दिल्ली बीजेपी ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। प्रदेश बीजेपी के कई नेताओं के साथ सैकड़ों कार्यकर्ता अपना विरोध जताने के लिए सोनिया गांधी के घर की तरफ बढ़ने लगे। हालांकि रास्ते में कई जगहों पर पुलिस ने बैरिकेड लगा रखे थे, लेकिन पवन खेड़ा के बयान पर भड़के कार्यकर्ताओं ने उन बैरिकेड को तोड़ दिया। सोनिया गांधी से माफी की मांग करते हुए ये प्रोटेस्ट लगातार आगे की तरफ बढ़ रहा है। बाद में पुलिस ने उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। ये पूरा हंगामा हाल ही में कांग्रेस प्रवक्ता के प्रधानमंत्री पर दिए विवादास्पद बयान के बाद शुरू हुआ। नाम भले दामोदर दास है, काम गौतम दास का। इस मामले पर लखनऊ में भी बीजेपी के कई नेताओं ने अपना विरोध जताया। उन्होंने पवन खेड़ा के खिलाफ थाने में एफआईआर दर्ज करवाई। लखनऊ की तरह वाराणसी में भी बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस प्रवक्ता के खिलाफ केस दर्ज करवाया। यूक्रेन के मीडिया का दावा है कि 24 फरवरी दुनिया के लिए विनाश का दिन साबित हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि उसी दिन यूक्रेन युद्ध का 1 साल पूरा होगा, जिसके लिए पुतिन ने पहले से ही कई तैयारियां कर रखी थी। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन के अचानक यूक्रेन पहुंचने से पुतिन बौखला गए। यूक्रेन के मीडिया के मुताबिक पुतिन इस कदर गुस्से में हैं कि वो 24 फरवरी के दिन परमाणु बमों से भी हमला कर सकते हैं, और अगर ऐसा हुआ तो इससे न सिर्फ यूक्रेन बल्कि कई देशों में भयंकर तबाही मच जाएगी। दावा है कि रूस ने अपनी न्यूक्लियर आर्मी को हाई अलर्ट पर रख दिया है। मतलब इस बार पुतिन वो कदम उठा लेंगे जिसकी चेतावनी वो कई बार दे चुके हैं, क्योंकि यूक्रेन की मदद करने पर पुतिन पहले से ही अमेरिका और यूरोप के कई दूसरे देशों से नाराज हैं। वो कई बार ये धमकी दे चुके हैं कि अगर जरूरत पड़ी तो रूस एटम बमों के इस्तेमाल से भी पीछे नहीं हटेगा। और इसीलिए यूक्रेन के मीडिया को अंदेशा है कि इस बार पुतिन किसी के रोके नहीं रुकेंगे, क्योंकि उन्होंने यूक्रेन का सर्वनाश करने की ठान ली है। इसी वजह से रूसी सेना के परमाणु युद्धपोत, एटम बमों से लैस बॉमर और मिसाइलें तैनात हैं, जो अगले कुछ दिनों में यूक्रेन को दुनिया के नक्शे से मिटा देंगी। इस बीच यूक्रेन का आरोप है कि पुतिन इस तैयारी के जरिए पश्चिमी देशों को ब्लैकमेल करने की फिराक में है, ताकि उनके डर से ये देश यूक्रेन की मदद करना बंद कर दें। उधर यूरोपियन यूनियन ने उम्मीद जताई कि भारत के प्रधानमंत्री यूक्रेन जंग को रोकने में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस तरह की उम्मीद अमेरिका और फ्रांस जैसे देश भी कर चुके हैं, क्योंकि पूरी दुनिया में भारत के प्रधानमंत्री और पुतिन की दोस्ती के चर्चे हैं। यूक्रेन जंग के बाद जब ज्यादातर देशों के बड़े नेता इस पर खुलकर बोलने से बच रहे थे, तब भारत के पीएम ने डंके की चोट पर कह दिया था कि मौजूदा युग युद्ध का युग नहीं है। उनसे उम्मीदें इसलिए भी बढ़ गईं क्योंकि इस बार भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है, और इस दौरान पूरे साल G20 देशों के अलग अलग मंत्रालयों, विभागों और प्रतिनिधिमंडल की बैठकों का दौर चलेगा। बड़ी बात यह कि यूरोपियन यूनियन और रूस दोनों ही G20 का हिस्सा हैं, और पीएम के संबंध दोनों से अच्छे हैं, और इसीलिए यूरोपियन यूनियन के राजदूत उगो अस्तुतो को उम्मीद है कि भारत के पीएम की कोशिश से यूक्रेन जंग रोकी जा सकती है। Well, look, we have great expectation on the Indian president of G20. यानी यूक्रेन जंग की वजह से 2 हिस्सों में बढ़ चुकी दुनिया को भारत के पीएम की कूटनीति की जरूरत है।
क्योंकि पिछले एक साल में उन्होंने अपनी विदेश नीति के आगे बड़ी बड़ी महाशक्तियों को झुका दिया। G20 की अध्यक्षता मिलने के बाद तो भारत के पीएम पर पूरी दुनिया की नजर है, क्योंकि G20 में शामिल ज्यादातर देशों को भारत के पीएम की नीतियों पर भरोसा है। अमेरिका तो खुलकर ही मान चुका है कि पीएम और पुतिन की दोस्ती दुनिया को विनाश से बचा सकती है, और अगर प्रधानमंत्री इस दिशा में पहल करें तो अमेरिका उसका स्वागत करेगा। और अब यूरोप भी भारत के प्रधानमंत्री से कुछ ऐसी उम्मीद लगाए बैठा है। Trusts the Indian presidency will find a way in any case to steer the proceedings towards a positive conclusion. यानी यूरोप को लगता है कि यूक्रेन जंग को अगर कोई रोक सकता है तो वो केवल और केवल नरेंद्र मोदी हैं, क्योंकि पिछले एक साल में उन्होंने ये साबित कर दिया है कि उनकी कूटनीति के आगे बड़ी बड़ी महाशक्तियां फेल हैं।